डिफरेंट डिविडेंड राइट्स इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है। लेट सपोज कंपनी के पास बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड में 1 लाख इक्विटी शेयर्स है। जैसे कंपनी जिसने 1 लाख इक्विटी शेयर्स इशू किया है, इक्विटी शेयर्स है 10 रुपीज का, 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, ₹10 ईच। अब कंपनी क्या करती है, अलग अलग शेयर होल्डर्स को अलग अलग डिविडेंड ऑफर करती है। कंपनी 30,000 इक्विटी शेयर होल्डर्स को, 30,000 इक्विटी शेयर होल्डर्स को, इसका तीन डिवीजन करता हूं मैं, सबसे पहले 30,000 इक्विटी शेयर होल्डर्स को देते हैं 10% डिविडेंड। इसमें से 40,000 इक्विटी शेयर होल्डर्स को, 40,000 इक्विटी शेयर होल्डर्स को और 30,000 40 नहीं, और 30,000 इक्विटी शेयर होल्डर्स को 10% एक्स्ट्रा डिविडेंड। 10% एक्स्ट्रा डिविडेंड का मतलब हो गया 11%। और 40,000 इक्विटी शेयर होल्डर्स को कंपनी देती है 15% डिविडेंड। कंपनी डिक्लेयर्स 15% डिविडेंड। सी, एज पर आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, डिफरेंट डिविडेंड कैन बी पेड। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के हिसाब से ना different dividends can be paid. See, different dividends possible are because those shareholders who purchased shares initially, जिसने शुरू में शेयर्स खरीदा था, पता भी नहीं था कंपनी चलेगी या नहीं चलेगी, so they have taken risk, उन्होंने रिस्क लिया था। अगर रिस्क लिया है तो उनको हाई डिविडेंड देंगे हम, अगर रिस्क लिया था तो उनको हाई डिविडेंड देंगे। Have you got it? उनको हम देंगे 15% डिविडेंड। फिर उसके बाद में कुछ साल के बाद में कंपनी ने अपना बिजनेस शुरू कर दिया, शेयर्स इश्यू कर दिया, ये शेयर होल्डर्स ने भरोसा दिखाया, इनके वजह से पैसा आ गया, कंपनी ने बिजनेस शुरू किया, बिजनेस अच्छा चलने लगा। कुछ साल के बाद कंपनी एक्सटेंशन प्रोग्राम लेके आई, एक्सपांशन प्रोग्राम, और फिर से कंपनी ने अपना शेयर्स ऑफर किया पब्लिक को। अब एक्सटेंशन प्रोग्राम में भी जिन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया, कंपनी उनको भी एक्स्ट्रा डिविडेंड दे रही है। कंपनी बोलती है ये लोग भी हमको काम आए हुए। अब क्या है ना, कंपनी ने शुरू में बिजनेस चालू किया, एक्सपांशन एक्सटेंशन प्रोग्राम भी कर दिया। अब कंपनी वेल एस्टेब्लिश्ड कंपनी, नाउ कंपनी इज अ वेल एस्टेब्लिश्ड कंपनी, बट नाउ न्यू शेयर होल्डर्स, जो भी नए शेयर होल्डर्स है, अब ये आए तो ठीक, नहीं आए तो ठीक, तो कंपनी है ना, कंपनी अब इनको नॉर्मल डिविडेंड देगी। शुरू में जो लोग ने रिस्क लिया था ना, कंपनी उनको हाई डिविडेंड देगी, अब कंपनी इनको नॉर्मल डिविडेंड देगी। तो मेरा सबसे पहले समझाने का मतलब यही था कि 3 अलग अलग टाइप का डिविडेंड पॉसिबल है, 3 अलग अलग डिफरेंट डिविडेंड राइट्स कैन बी गिवन टू शेयर होल्डर्स। जो ज़्यादा रिस्क लेगा, जो जितने पूरे वक्त पे हेल्प किया हुआ है, अपने लिए खड़ा था, उसको उतना अच्छा डिविडेंड मिलेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिफरेंट डिविडेंड राइट्स में प्रॉब्लम क्या आने वाली है, इन दिस केस इट विल बी डिफिकल्ट टू कैलकुलेट वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स। वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स थोड़ा सा कैलकुलेट करना डिफिकल्ट होता है, क्योंकि डिफरेंट क्लास ऑफ शेयर्स है अपने पास। अरे वी हैव नाउ डिफरेंट क्लास ऑफ शेयर्स। ये मेरे पास 3 अलग अलग क्लास ऑफ शेयर्स है, 30,000 एंड 40,000। मेरे पास 3 अलग अलग क्लास ऑफ शेयर्स है। तो अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स हम लोग इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते इनको। ये 3 अलग अलग क्लास ऑफ शेयर्स है, तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो सकता। अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर्स डिवाइड बाय तीनों का टोटल 1 लाख, नहीं, ऐसा नहीं होएगा, बिकॉज तीनों को जो डिविडेंड मिलने वाला है सेम नहीं है। सो वी कैन नॉट इक्वली डिवाइड अर्निंग्स बिटवीन ऑल दीज शेयर होल्डर्स। इनको हम लोग अलग अलग अपने को देना पड़ेगा, क्योंकि इनको अलग अलग डिविडेंड जाने वाला है। अगर अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिवाइड बाय 1 लाख कर देंगे ना, तो अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स इक्वली डिवाइड हो जाएगी, बट इट इज नॉट एक्चुअली हैपनिंग।
इट इज नॉट एक्चुअली हैपनिंग। अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स हम इक्वली डिवाइड नहीं कर रहे उनको। हम लोग जो भी अर्निंग्स दे रहे हैं अलग अलग दे रहे हैं, किसी को 10%, किसी को 15%, किसी को 11%। तो वी कैन नॉट डू इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसमें करने का क्या, इसमें अपने को ये जो शेयर्स है ना, ये मेरे पास है एक्चुअल शेयर्स। ये जो एक्चुअल शेयर्स है ना 30,000 एंड 40,000, ये शेयर से काम होने वाला नहीं है। मैं यहाँ पे निकालूंगा, आई विल कैलकुलेट हियर नॉर्मल शेयर्स। एक्चुअल शेयर्स है नॉर्मल शेयर्स। तो एक्चुअल शेयर्स है नॉर्मल शेयर्स हम लोग कैसे वर्कआउट करेंगे? सी, जिसको सपोज मैं 3 डिवीजन करता हूं, आई एम डूइंग 3 डिविजन्स। मैं 3 डिवीजन करता हूं 1 लाख शेयर्स का। सबसे पहले 30,000 शेयर्स, फिर आ गए 40,000 शेयर्स, और उसके बाद आ गए 30,000 शेयर्स। ठीक है ना, 3 डिवीजन। ये लास्ट वाले 30,000 शेयर्स को ना मैं नॉर्मल डिविडेंड दे रहा हूँ। नॉर्मल डिविडेंड का मतलब है 10% डिविडेंड, 10% डिविडेंड। लास्ट वाले को 10% डिविडेंड दे रहा हूँ। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ऊपर, तुमको खाली समझना है 10% डिविडेंड। इनको मैं 10% एक्स्ट्रा डिविडेंड दे रहा हूँ, मतलब 11% डिविडेंड, और इनको मैं 15% डिविडेंड दे रहा हूँ। सो मैं क्या करूँगा ना, अभी नॉर्मल शेयर्स निकालूंगा। ये एक्चुअल शेयर्स है, एक्चुअल शेयर्स से मैं निकालूंगा नॉर्मल शेयर्स। नॉर्मल शेयर्स कैसे निकालूंगा? तो मैं डिविडेंड दे रहा हूँ ना, उसका मैं एक रेशियो बना लेता हूँ। नॉर्मल डिविडेंड 10% इज 1, और इसको 10% एक्स्ट्रा दे रहे तो ये हो गया 1.1, और इसको 15 दे रहे हैं तो ये हो गया 1.5। 1.5 नहीं, 1.15 हो जाएगा। 1.15 ठीक है ना। तो अब क्या है ना, इसको 10% एक्स्ट्रा डिविडेंड दिया, इसको 15% एक्स्ट्रा डिविडेंड दिया है। 15% डिविडेंड नहीं, 15% एक्स्ट्रा डिविडेंड। अरे इसको 10% डिविडेंड, इसको 10% एक्स्ट्रा डिविडेंड, तो हो गया ना 1.1। इसको 15% एक्स्ट्रा डिविडेंड तो 1.15 हो गया। समझा क्या? अब इससे मेरे को मिलेगा नॉर्मल शेयर्स। तुम सुनते चलो, मैं समझाऊंगा, देखो बराबर से। नॉर्मल शेयर्स आ गया 33,000 शेयर्स, 33,000 शेयर्स 40,000 into 1.15, this comes to 46,000 shares, and these are 30,000 shares. अरे नॉर्मल शेयर्स तो एक, नॉर्मल नहीं, एक्चुअल शेयर्स तो 1 लाख है, लेकिन नॉर्मल शेयर्स कितना है? 46,000 प्लस 33,000 प्लस 30,000। नॉर्मल शेयर्स है 1,09,000। 1,09,000, दीज आर माई नॉर्मल शेयर्स। तुम बोलोगे सर लॉजिक समझाओ। आपने बोला रेशियो में कर दो, लॉजिक समझाओ। ये नॉर्मल शेयर्स का क्या लॉजिक है, मैं तुमको बताता हूँ। ये पहला वाला एग्जांपल ले लो। एक्चुअल शेयर्स है 30,000 शेयर, बराबर। अगर 30,000 शेयर्स पे, अगर 30,000 शेयर्स पे मैं डिविडेंड देखता हूँ, डिविडेंड कितना? 11% डिविडेंड है ना। इनको 10% एक्स्ट्रा डिविडेंड है, मतलब 11%। तो ये 30,000 शेयर्स पे अगर 11% में डिविडेंड देखो तो इनको 33,000 का डिविडेंड, इनको 3,300 का डिविडेंड मिलता है, बराबर। एम आई करेक्ट? 3,300 का डिविडेंड। 30,000 शेयर्स पे अगर 11% करूं तो एम आई गेटिंग 3,300 का डिविडेंड? यस और नो? मैं डिविडेंड के रेट को चेंज नहीं करता हूं। डिविडेंड के रेट को अगर सेम रखूं, डिविडेंड रेट, एक्चुअल रेट 10% डिविडेंड है। अगर डिविडेंड के रेट को सेम रखूं तो तुमको नहीं लगता है मैं 10% डिविडेंड जो दे रहा हूं, अरे 10% जो डिविडेंड दे रहा हूं मैं, वो 33,000 शेयर्स के बराबर दे रहा हूं।
बोलो बच्चों, समझ में आएगा ये पॉइंट? मैं उनको डिविडेंड जो दे रहा हूं 30,000 शेयर्स पे, अगर मैं 3,300 का डिविडेंड दे रहा हूं, तो अगर मैं डिविडेंड नॉर्मल डिविडेंड की बात करूं तो नॉर्मल डिविडेंड कितना है? 10% है। इनको मैं 3,300 का डिविडेंड दे रहा हूं, तो 10% रेट के हिसाब से मैं अगर उनको डिविडेंड चेक करूं तो मैं 33,000 शेयर्स के बराबर का डिविडेंड दे रहा हूं। मैं 33,000 शेयर्स के बराबर का डिविडेंड दे रहा हूं। चेक कर लो, दूसरे का भी ऐसा ही है। अरे दूसरे का भी ऐसा ही है। अगर मैं बात करूं 40,000 शेयर्स, 40,000 शेयर्स पे हम लोग अगर 40,000 शेयर्स पे अगर हम लोग उनको एक्स्ट्रा डिविडेंड दे रहे हैं, कितना एक्स्ट्रा दे रहे हैं? 40,000 शेयर्स पे 40,000 शेयर्स 10% के हिसाब से होता है 40,000। हम उनको 15% एक्स्ट्रा दे रहे हैं। इसका मतलब है 4,600। अरे 4,600 दे रहे हैं हम लोग, 4,600 दे रहे हैं हम लोग। 10% वॉज नॉर्मल, 10% तो नॉर्मल था, हम लोग 10% के ऊपर एक्स्ट्रा उनको 5% दे रहे हैं। एम आई करेक्ट और नॉट? तो अगर मैं डिविडेंड को नॉर्मल रखूं, मैं बोलूं अगर डिविडेंड नॉर्मल है 4,600 जो मैं दे रहा हूं, तुमको नहीं लगता मैं 46,000 शेयर्स के बराबर का डिविडेंड दे रहा हूं? बोलो बच्चों, समझा क्या नहीं? सो मैं उनको जो, अगर मैं डिविडेंड के रेट को नॉर्मल रखूं ना, तो मेरे को पता चलता है मैं उनको जो डिविडेंड दे रहा हूं वो उनके एक्चुअल नंबर ऑफ शेयर्स नहीं। एक्चुअल नंबर ऑफ शेयर्स तो 30,000 है, एक्चुअल नंबर ऑफ शेयर्स तो 30,000 है, 30,000 है। और मैं डिविडेंड कितना दे रहा हूं उनको? 3,300। मैं यहाँ पे रेट नहीं लिखता हूँ, रेट लिखता हूँ तो कंफ्यूज होते हो तुम। मैं 30,000 शेयर्स पे उनको 3,000 का डिविडेंड दे रहा हूं। कैसे 3,000 का डिविडेंड दे रहा हूं? क्योंकि रेट कितना था? 11% था ना। एम आई करेक्ट? तो अगर मैं डिविडेंड को नॉर्मल रखूं कि डिविडेंड का रेट अगर 10% है, तो मैं 33,000 शेयर्स के बराबर का डिविडेंड दे रहा हूं। हैव यू अंडरस्टूड? ये तरीके से मैं नॉर्मल शेयर्स निकाल। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड। तो पहले अपने को डिविडेंड को कांस्टेंट रखने का, कीप डिविडेंड कांस्टेंट। और डिविडेंड को अगर मेरे को 10% कांस्टेंट रखना है तो मेरे को नॉर्मल शेयर्स निकालना पड़ेगा। ये आ गए नॉर्मल शेयर्स। एकदम सिंपल है, मल्टीप्लाई बाय वेटेड फैक्टर। ये जो वेटेज है ना, वेट्स मैंने जो बनाया ना, 10% डिविडेंड, एक्स्ट्रा 10% इज 1.1, एक्स्ट्रा 15% इज 1.15। ये मल्टीप्लाई करके मेरे को नॉर्मल शेयर्स मिल गए। अरे शेयर्स तो 30,000 है, बट अर्निंग्स तो 33,000 की है। शेयर्स तो 30,000 है इसके पास, शेयर्स तो 30,000 है, लेकिन अर्निंग्स जो खा रहा है ये शेयर होल्डर, ये 33,000 शेयर्स के बराबर खा रहा है। तो नॉर्मल शेयर्स हुए 33,000। और नॉर्मल शेयर्स 33,000 अगर बोलूँ, 33,000 शेयर्स पे अगर मैं 10% देखूँ तो बराबर कोई 3,300 का। आई होप दिस वेरी क्लियर। इन शॉर्ट, एक्स्ट्रा डिविडेंड इज एडजस्टेड बाय इंक्रीजिंग नंबर ऑफ शेयर। ये जो एक्स्ट्रा डिविडेंड है ना, इसको कैसे एडजस्ट किया मैंने? बाय इंक्रीजिंग नंबर ऑफ शेयर, बाय इंक्रीजिंग नंबर ऑफ। तो मैंने नंबर ऑफ शेयर्स इंक्रीज कर दिया टू गेट द सेम परसेंटेज ऑफ डिविडेंड, टू गेट द सेम परसेंटेज नॉर्मल रेट पे। अच्छा, एक बार हमने नॉर्मल शेयर्स कैलकुलेट कर लिया ना, एक बार हमने नॉर्मल शेयर्स कैलकुलेट कर लिया, फिर उसके बाद में अपना काम ईजी हो। कि नॉर्मल शेयर्स कैलकुलेट करने के बाद में हम लोग क्या है ना, 10% ज़्यादा दे रहे हैं, 10% ज़्यादा दे रहे हैं फर्स्ट वाले को, 15% ज़्यादा दे रहे हैं सेकेंड वाले को, और लास्ट वाले को हम लोग नॉर्मल डिविडेंड दे रहे हैं। तो फिर क्या करेंगे ना, हम लोग अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स डिवाइड करेंगे नॉर्मल शेयर्स। नॉर्मल शेयर्स कितना है? 1,09,000। तो इससे अपने को मिल जाएगा ईपीएस, ईपीएस मिल जाएगा। एक बार ईपीएस मिल गया ना, फिर इसका डिवीजन करेंगे, फर्स्ट केस, सेकेंड केस एंड थर्ड केस। ये जो ईपीएस मिला ना, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे वो डिविडेंड वेट फैक्टर से इंटू 1.15, और अपने को
रिक्वायर्ड ईपीएस मिल जाएगा। तुम बोलोगे सर आपने ना वो जो 33,000 बताया वो तो समझ में आया, उसके बाद का समझ में नहीं आया। जिसको मेरी बोली हुई एक भी बात समझ में नहीं आई ना, मैं एक एग्जाम्पल करके बता। आई विल टेक वन एग्जाम्पल, द मोमेंट आई डू दैट एग्जाम्पल यू विल अंडरस्टैंड। और ये तो मेरा सीए इंटर से तरीका है, मैं ज़्यादा डिस्कशन नहीं करता हूँ, मैं सीधा प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दे देता हूँ। क्योंकि एक बार हम लोग नंबर्स पे आ गए ना, उसके बाद में काम बहुत ईजी हो जाए। जो नहीं समझ में आता रहता वो भी समझ में आने लग जाता है। तो आई एम गिविंग वन एग्जाम्पल। अच्छा एक चीज़ और है, ये वाला जो पार्ट जो है डिफरेंट डिविडेंड राइट्स, ये डिफरेंट डिविडेंड राइट्स सी एंटर के सिलेबस में नहीं है, सी एंटर के सिलेबस में नहीं है। सो डोंट एट ऑल थिंक कि हम लोग ने पहले किया था, पहले भी नहीं आया था। दिस इज नॉट पार्ट ऑफ सी एंटर। मैं एक एग्जाम्पल है मेरे पास डिफरेंट डिविडेंड राइट्स का, ये एग्जाम्पल करता हूँ, फिर मैं नोट्स लिखाऊंगा। अपने पास क्लास टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन नंबर 8 है। Star Limited has three classes of shareholders in its share capital structure. Class A 5,000 shares, Class B 1,000 shares, and Class 3 3,000 shares. Dividends rights attached to this class 90%, 110%, and 100% respectively. Net profit for the year 2006 is 1,80,000. Calculate EPS for each class of shareholders for 2006. चलो ठीक है, डिविडेंड कैलकुलेट करने का अपने को। क्वेश्चन नंबर 8, मैं प्रॉब्लम को 3 पार्ट में करूंगा। सबसे पहले पार्ट ए में हम लोग कैलकुलेट करेंगे नॉर्मल शेयर्स। एक लाइन बनाओ और लिखो पार्ट ए कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मल शेयर्स। कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मल शेयर्स, कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मल शेयर्स। मेरे पास 3 शेयर होल्डर्स है, तो जो भी एक्चुअल शेयर्स है, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, उसको मल्टीप्लाई करेंगे डिविडेंड वेट फैक्टर से। और अपने को मिल जाएगा नॉर्मल शेयर्स। नॉर्मल शेयर मैं इसका 3 डिवीजन करूंगा। ए बी एंड सी। क्लास ए, क्लास बी एंड क्लास सी। ये मेरा हो गया पहला स्टेप, कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मल शेयर्स। दूसरा स्टेप मैं कैलकुलेट करूंगा नॉर्मल ईपीएस। नॉर्मल शेयर से मैं कैलकुलेट करूंगा नॉर्मल ईपीएस। नॉर्मल ईपीएस कैसे कैलकुलेट करेंगे हम लोग? नॉर्मल ईपीएस हम लोग कैलकुलेट करेंगे अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स, अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स अपॉन नॉर्मल शेयर्स। नॉर्मल शेयर्स ये अपना सेकेंड स्टेप होगा। इसके बाद में एक लाइन छोड़ के लिखो थर्ड स्टेप। थर्ड एंड द लास्ट स्टेप, कैलकुलेशन ऑफ क्लास वाइज ईपीएस।
calculation of class wise EPS. Calculation of class wise EPS. Particulars. जो मैंने नॉर्मल ईपीएस कैलकुलेट किया ना, अब उसको डिफरेंट क्लास में हम लोग डिवाइड कर देंगे. नॉर्मल ईपीएस इनटू डिविडेंड वेट फैक्टर. नॉर्मल ईपीएस इंटू डिविडेंड वेट फैक्टर, और अपने को मिल जाएगा प्रॉपर क्लास वाइज ईपीएस. वी विल गेट क्लास वाइज ईपीएस. ABC क्लास वाइज ईपीएस. ये 3 स्टेप में आएगा. सबसे पहले कैलकुलेट नॉर्मल शेयर्स, कैलकुलेट नॉर्मल ईपीएस, और उसके बाद में कैलकुलेट क्लास वाइज ईपीएस. चलो, नॉर्मल शेयर्स में एक्चुअल नंबर ऑफ शेयर्स, ये नंबर ऑफ शेयर्स जो लिखा है ये एक्चुअल शेयर्स है. प्रॉब्लम में एक्चुअल शेयर्स देके रखा है. क्लास ए में 5000, 1000 एंड 3000. 5000, 1000 and 3000. अच्छा, रिगार्डिंग द डिविडेंड राइट्स 10%, 90% है, 110% एंड 100%. सो 90% का मतलब हो गया 0.9, 110% का मतलब हो गया 1.1, और 100% का मतलब हो गया 1. सो मल्टीप्लाई करते हैं डिफरेंट डिविडेंड से. तो ये हो गया 4500 नॉर्मल शेयर्स, ये हो गया 1100 एंड दिस इज 3000. अगर मैं नॉर्मल शेयर्स देखूं तो 4500, इफ आई चेक नॉर्मल शेयर्स तो 4500 प्लस 1100 एंड प्लस 3000, 7500, 7600, that's 8600 शेयर्स. ये हो गए नॉर्मल शेयर्स. और कितना प्रॉफिट्स है? 1,80,000 का अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स है. चलो, ये हो गया नॉर्मल ईपीएस. 1,80,000 डिवाइड बाय 8600, that gives us 20.93. $20.93 पर शेयर. 20.93 पर क्या आ गया? नॉर्मल ईपीएस. अब निकालेंगे क्लास वाइज ईपीएस. और क्लास वाइज ईपीएस सॉरी, क्या लिखा है क्लास वाइज ईपीएस में? नॉर्मल ईपीएस 20.93. उसको, ये नॉर्मल ईपीएस है 20.93, लेकिन इसको उसका 90% ही है, इसको 10% एक्स्ट्रा है, और इसको नॉर्मल डिविडेंड. तो नॉर्मल ईपीएस मिल गया लास्ट वाले को, और सेकंड लास्ट को 10% ज़्यादा मिल गया. दैट इज 23.02 एंड 20.93 2.9. इसको मिला 18.84. 18.84. तुम बोलोगे सर, how can we believe that this is proper EPS distribution?
मैं तुमको एक चीज सिंपल बताता हूँ। सपोज 1,00,000 का प्रॉफिट है और 10,000 शेयर्स है, तो अर्निंग्स पर शेयर कितना होगा? ₹10 पर शेयर। अगर 1,00,000 का प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर्स है, 10,000 इक्विटी शेयर्स है, तो अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर्स विल बी 10। अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर्स अगर 10 मालूम है, तो मैं बोलूंगा 10,000 शेयर्स पे अगर 10 रुपये दूंगा, तो मैं प्रॉफिट को फिर से क्रॉस चेक कर सकता हूं ना। अरे मेरे को अगर अर्निंग्स पर शेयर मालूम है, तो ये अर्निंग्स पर शेयर अगर मैं नंबर ऑफ शेयर से मल्टीप्लाई करूं, तो आंसर क्या आएगा? अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर्स। हैव यू अंडरस्टूड और नॉट? एम आई करेक्ट? तो मैं क्रॉस चेक करके बताता हूं तुमको, ये एग्जामिनेशन के लिए नहीं है, दिस इज नॉट फॉर एग्जाम पर्पस। मैं क्रॉस चेक करके बताता हूं। अपना प्रॉफिट कितना? 1,80,000 है ना। प्रॉफिट देखो, नेट प्रॉफिट इज 1,80,000। प्रॉफिट इज 1,80,000। मैं क्रॉस चेक करके बताता हूं, एक बार मेरे को कर लेने देना, उसके बाद में तुम भी चाहिए तो कॉपी कर लेना। मैं रिकंसाइल करके बताता हूं। फिर से प्रॉफिट रिकंसाइल करके बताता हूं। रिकंसिलेशन 3 क्लास है एबीसी। वी हैव 3 क्लास ऑफ शेयर होल्डर्स ए बी एंड सी, ठीक है ना। ए के पास 5,000 शेयर्स था, 5,000, 1,000 एंड 3,000। 5,000, 1,000 एंड 3,000। तो कैलकुलेटर हाथ में रखना सब लोग। 5,000, 1,000 एंड 3,000 इंटू जो भी ईपीएस है उससे मल्टीप्लाई करके अपने को 1,80,000 का प्रॉफिट आना चाहिए। पहले वाले को ईपीएस है 18.84, दूसरे का ईपीएस है 23.09 और लास्ट का ईपीएस है 20.93। 5,000 इंटू 18.84, that gives us 94,200, and 1,000 into 23.09, 23.09 नहीं है ये, है ये 23.02। so that is 23,020 और 1,80,000 minus 94,200 minus 23,020, 62,780। 62,780 आता है ना। 62,780 जरा मैं मल्टीप्लाई करके देख लेता हूँ ना। हाँ वो ठीक है, वो तो राउंडिंग ऑफ के वजह से। 3,000 इंटू 20.93, हाँ 10 रुपये का फर्क है। मैं बैलेंसिंग फिगर ले रहा हूँ इसको, वो 10 रुपये राउंडिंग ऑफ के वजह से है। देख लो मैंने नेट प्रॉफिट रिकंसाइल कर लिया, नेट प्रॉफिट रिकंसाइल कर लिया। सो अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स करते हो तो ईपीएस आता है, तो नंबर ऑफ शेयर से जब ईपीएस को मल्टीप्लाई करेंगे तो अर्निंग्स अवेलेबल आना ही चाहिए। तो ये अपना एक कंफर्मेशन है, व्हाट वी हैव डन इज करेक्ट। अरे डू नॉट प्रिपेयर इन एग्जाम, ये एग्जाम प्रिपरेशन के लिए नहीं है रिकंसिलेशन, ये तो खाली तुमको समझाने के लिए कि मैंने 3 स्टेप में आंसर निकाला। कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मल शेयर्स, कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मल ईपीएस एंड देन कैलकुलेशन ऑफ क्लास वाइज ईपीएस। ये 3 स्टेप में मैंने आंसर निकाला है। होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड दिस। ये रिकंसिलेशन कॉपी कर लो सब लोग, कॉपी दिस रिकंसिलेशन ऑल ऑफ यू।